हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स मॉडल सेट 3 में सेक्शन बी एंड सी का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और अभी फिजिक्स मॉडल सेट 3 में सेक्शन बी और सी का सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान कितना होगा? यानी पृथ्वी के सरफेस में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का औसत मान एवरेज वैल्यू कितना होता है? आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना वैल्यू होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक लिखिए। यानी पृथ्वी के सरफेस में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का सूत्र क्या होता है? आंसर स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक को लिखिए। आंसर पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गहराई गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को प्रभावित करते हैं। आंसर होगा पृथ्वी तल से ऊंचाई एवं गहराई। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। प्रसार होने पर, फैलने पर, विस्तार होने पर गैस ठंडा क्यों हो जाता है? प्रसार होने पर यानी गैस के फैलने पर, विस्तार होने पर ठंडा क्यों हो जाता है गैस? आंसर जब गैसों का विस्तार होता है यानी गैस फैलता है, गैसों का प्रसार होता है तो उसकी मात्रा तो बढ़ती नहीं है, लेकिन प्रति इकाई आयतन में टकराव कम हो जाता है, इसलिए तापमान कम हो जाता है और गैस ठंडा हो जाता है। क्या बोला? जब गैसों का विस्तार होता है, जब गैस फैलता है, जब गैसों का प्रसार होता है तो उसकी मात्रा तो बढ़ती नहीं है, बल्कि प्रति इकाई आयतन में टकराव कम हो जाता है, इसीलिए तापमान घट जाता है और गैस ठंडा हो जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को, सवाल नंबर 5 को समझिए। वाहन चलाते समय उसके टायर के अंदर का वायु दाब घटता है या बढ़ता है? यानी गाड़ी चलाते समय गाड़ी के टायर के अंदर का वायु दाब क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण टायर का तापमान तथा टायर के अंदर की वायु का तापमान बढ़ता है, जिससे वायु दाब बढ़ जाता है। क्या बोला? सड़क तथा टायर के बीच घर्षण होने के कारण टायर का तापमान तथा टायर के अंदर की वायु का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वायु दाब भी बढ़ता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को, सवाल नंबर 6 को समझिए। उष्मागतिकी के उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसमें किसी निकाय का तापमान स्थिर रहता है। यानी थर्मोडायनामिक्स के उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें किसी सिस्टम का तापमान स्थिर रहता है। उत्तर समतापी प्रक्रिया यानी समतापी प्रक्रम में। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। प्रत्यास्था को परिभाषित करें। इलास्टिसिटी क्या है? प्रत्यास्था गुण क्या है? समझिए। आंसर में प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसमें विकृति यानी परिवर्तन आ जाती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। क्या बोला? प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी किसी पदार्थ का उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति यानी परिवर्तन आ जाती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में वापस दोबारा आ जाती है। जैसे रबड़ में और स्प्रिंग में
बल लगाकर जब उसे खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और फिर पुनः जब उस बल को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग और रबड़ अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। इसी गुण को प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 को समझिए। प्रत्यास्थ सीमा क्या है? इलास्टिक लिमिट क्या है? प्रत्यास्थ सीमा किसे कहते हैं? उत्तर, बाह्य विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था समाप्त हो जाता है, जो प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। यानी रबड़ और स्प्रिंग में बल लगाकर जब उसे खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, फिर लगातार बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई लगातार बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक बढ़ती है। ठीक है, एक सीमा तक बल लगाएंगे तो रबड़ और स्प्रिंग एक सीमा तक अपना लंबाई को बढ़ाएगा, लेकिन उस सीमा को पार कर देंगे तो लगातार खींचते खींचते बल लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि रबड़ या स्प्रिंग टूट जाएगा और फिर दोबारा वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आएगा, जिसे प्रत्यास्थ सीमा कहेंगे। यानी रबड़ और स्प्रिंग में बाह्य विरूपक बल लगाकर उसकी लंबाई में वृद्धि किया जाता है। जैसे उसको टानते हैं, खींचते हैं रबड़ या स्प्रिंग को तो उसका लंबाई बढ़ जाता है। लगातार बल लगाते रहेंगे तो लगातार लंबाई में वृद्धि होते रहेगा, लगातार खींचते खींचते लंबाई बढ़ेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसा आ जाएगा कि बल लगाएंगे, बल अधिकतम हो जाएगा और स्प्रिंग या रबड़ अपना प्रत्यास्था गुण को खो देगा, अपना प्रत्यास्था गुण को समाप्त कर देगा और वह टूट जाएगा और फिर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आएगा, जिसे प्रत्यास्थ सीमा कहेंगे। ठीक है, आंसर में क्या बोला? विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, लेकिन जिससे अधिक बल लगा देने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है और वह फिर दोबारा अपना प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आता है और वह टूट जाता है, जिसे प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 9 को समझिए। सीमांत वेग को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सीमांत वेग क्या है? सीमांत वेग किसे कहते हैं? देखिए समझिए। उत्तर, जब कोई वस्तु किसी संयान दरों में गिरती है, कोई लिक्विड में गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से नीचे गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में संयान दरों में गिराते हैं तो प्रारंभ में उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है, किंतु कुछ समय के बाद गिरते गिरते उसका नियत वेग कम होने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 10। पलायन वेग को परिभाषित करें। पलायन वेग क्या है समझिए। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका उत्तर को जानिए। आंसर, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी में कभी ना आ सके, तो पिंड के इस वेग को पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने से वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, बाहर निकल जाता है और फिर पुनः वापस पृथ्वी तल पर नहीं आ सकता है, नहीं आता है, तो पिंड के इस वेग को पलायन वेग कहते हैं, इसका वेलोसिटी कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 को समझिए। तापमान को परिभाषित करें। उत्तर, तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। मतलब टेम्परेचर, तापमान क्या होता है? तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप है कि वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है। मतलब तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु किस अवस्था में है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसका टेम्परेचर को मापते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 12 को।
सवाल नंबर 12 को समझिए। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम क्या होता है समझिए आंसर में। यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय z के साथ अलग अलग ऊष्मीय समयावस्था में है तो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y भी आपस में ऊष्मीय समयावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। क्या बोला? यदि कोई दो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y किसी तीसरे ऊष्मागतिक निकाय z के साथ अलग अलग ऊष्मीय समयावस्था में है तो ऊष्मागतिक निकाय x तथा y भी आपस में ऊष्मीय समयावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 13 को, सवाल नंबर 13 को समझिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है समझिए आंसर में। Cp Cu से बड़ा होता है। Cp Cu से बड़ा होता है, इसको समझिए। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में खर्च होती है, परंतु जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवं बाकी भाग उसके ताप वृद्धि में खर्च होता है। अतः Cp Cu से बड़ा होता है। क्या बोला? Cp Cu से बड़ा होता है। इसका मीनिंग क्या बोला? जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में खर्च होता है, परंतु जब स्थिर दाब पर आयतन न होकर के स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो कुछ भाग ऊष्मा आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवं बाकी भाग ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में खर्च होता है। अतः Cp Cu से बड़ा होता है। हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं। जिस तरह से ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, उसी तरह से ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो विनाश कर सकते हैं। सिर्फ यह कन्वर्ट होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, ऊष्मा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है ऊर्जा के तरह। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो चलिए अभी हम लोग 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें जो फिजिक्स मॉडल सेट 3 में सेक्शन बी और सी में था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।